नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। एक तरफ ममता बनर्जी बंगाल का गुणगान करते नहीं थकती, दूसरी तरफ बंगाल के चुनावों में वो होने जा रहा है जो आज तक किसी भी राज्य में हुआ ही नहीं। दरअसल चुनाव आयोग बंगाल के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1000 कंपनियों की तैनाती पर विचार कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चुनावों से पहले ही बंगाल की जो कानून व्यवस्था है जमकर धज्जियां उड़ रही हैं उसकी। देखिए, बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के सामने कि वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जी। लेकिन जिस तरीके से अभी ताना बाना बन रहा है चुनाव का, उससे साफ लग रहा है कि वहां पे खून की नदियां बहने वाली है। दिवाली की तरह जो वहां पे कंट्री मेड पिस्टल से जो है गोलियां चलेगी, जैसे दिवाली में आवाज सुनते हैं बम पटाखे की, वैसे वहां पे कंट्री बम जो है वो फूटने वाले हैं। और बंगाल के सारे लोग इस दहशत के साए में जी रहे हैं कि इस चुनाव में पता नहीं इस बार क्या हो जाए, क्योंकि टीएमसी बैकफुट पे है। और जब बैकफुट पे टीएमसी आ रही है तो उनके सारे गुंडे जो है वो अपने काम पे लग गए हैं ये तमाशा करने के लिए। और सरकार जी। अब तक जो हिंसा आप देख रहे हैं कि किस तरह से जेपी नड्डा के कारवां के ऊपर बाकायदा हमला किया गया, किस तरीके से नादिया के इलाकों में लोग लिख दे रहे हैं खुलेआम दीवारों के ऊपर कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो हाथ काट दिया जाएगा, किस तरीके से 150 से ज़्यादा बीजेपी के पॉलिटिकल वर्कर्स, उनके जो अपने कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्या कर दी गई है, किस तरीके से बीजेपी के कोई भी रैली होती है, कुछ भी होता है, उसके ऊपर हमला हो जाता है। अब पिछले कुछ सप्ताह से ये देखा जा रहा है कि झड़प अब दोनों साइड से हो रही है, बाकायदा मुकाबला चल रहा है जी। लोग दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन धीरे धीरे और बद से बदतर होता चला जाएगा। और इन सारे केसेस में वहां जो पुलिस का जो रोल है वो बड़ा संदिग्ध है। पुलिस वहां सरकार के एजेंट की तरह काम कर रही है जी। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन की टीम वहां घूम के आई, अधिकारियों से बातचीत की, पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत किया इन लोगों ने, तो ये लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि जो लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा का जो पूरी जिम्मेदारी है वो बंगाल के पुलिस के कंधों पे नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि इनके ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और ये टीएमसी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वहां के जो अधिकारी हैं वो फ्री नहीं है, फेयर भी नहीं है, वो पॉलिटिकल एजेंट्स बने हुए हैं सरकार के जी। तो ऐसे में आप कैसे इस व्यवस्था को ठीक करेंगे? तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जाएगा जी। अब ज्यादा फोर्सेस में आपने जो खबर दी है कि भाई 1000 कंपनियों को उतारा जाएगा, 1000 कंपनी सीआरपीएफ की उतरेगी, तो 135 के आसपास जो है एक कंपनी में वो होते हैं। तो आप जोड़ लीजिए कितना हुआ, मतलब 1.5 लाख के आसपास सीआरपीएफ की टुकड़ियां वहां पे होंगी। और जब इतने सारे लोगों को वहां पे लगाया जाएगा जी। और जो खबर आ रही है वो कि आपका जो चुनाव होगा वो 7 या 8 फेजेस में किया जाएगा, तो जहां चुनाव होते रहेंगे तो वहां पे तो काफी संख्या में सेंट्रल रिजर्व फोर्स आ जाएगी। और ये इतना ज्यादा, जो आपने सही कहा कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कि इतना ज्यादा फोर्सेस जो है आप लगा देते हैं चुनाव में, वो इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ इशारे दिए हैं जी। वो इशारा ये है कि सीआरपीएफ न सिर्फ पोलिंग बूथ के अंदर ऑपरेट करेगी, जनरली वो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखती है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें बंगाल की पुलिस अंदर थी, उनके देखरेख में चुनाव होता है और सीआरपीएफ वगैरह को आपने ड्यूटी लगा दिया इधर उधर। अब बाहर की सिक्योरिटी, पोलिंग बूथ की सिक्योरिटी से लेकर के पोलिंग के अंदर की सिक्योरिटी का भी इंतजाम अब वो सीआरपीएफ के हाथ रहेगा। तो आपने तो 2 काम किया, एक तो पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ा दी और दूसरा आपने ये भी तय कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ के ऊपर सीआरपीएफ वहां पे तैनात किए जाएंगे। तो इसलिए वो संख्या बढ़ गई और जो ऐतिहासिक फैसला जिसके ऊपर बातचीत की जा रही है वो इस पे हो रहा है। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये तो अभी शुरुआत है,
क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे जैसे वो बिगड़ता चला जाएगा, वो आगे भी इससे भी ज्यादा संख्या हो सकती है जिसको बंगाल के अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है। इसमें समझने वाली बात बस इतनी सी है कि चुनाव आयोग इस बात को समझ रहा है कि ये चुनाव बंगाल के अंदर उसको फ्री एंड फेयर, वायलेंस फ्री कराने के लिए इनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। और ये अगर दिमाग में चल रहा है इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के भी कि इस बार हिंसा होगी और उसे रोकना है, तो ये मुझे लग रहा है कि बंगाल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि इस बार चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि ये जो गुंडा एलिमेंट जो राजनीति में जो क्राइम का जो कॉकटेल तैयार करके चुनाव को इन्फ्लुएंस करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ तो ममता बनर्जी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था जिस पर अभी हमने बात की। दूसरी तरफ जिस तरीके से बद से बदतर हालत हो चुकी है बंगाल के किसान की, और ममता बनर्जी जो है कुछ उद्धार करने की बजाय अब 28 तारीख को जो है प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है विधानसभा में। देखिए, वो एक पॉलिटिकल मूव है। मूव इसलिए है कि ममता बनर्जी खुद को इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाह रही है, खास करके माइनॉरिटी वोटर्स के बीच में जी, कि वो मोदी के खिलाफ है। और हिंदुस्तान में अगर कोई भी लीडर है जो मोदी का मुकाबला कर सकता है, मोदी को दो टूक जवाब दे सकता है, मोदी के बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि एकदम आर्क राइवल है, वो ममता बनर्जी है। ये मुसलमानों को वहाँ पे ये भरोसा दिलाना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जरा सा भी डिगेंगे, टीएमसी इसको कन्विंस करने में अगर जरा सा भी उनको चूक हो जाएगी, तो ये जो मुस्लिम वोट का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फुरफुरा शरीफ और एमआईएम और उस तरह के लोगों के पास चला जाएगा। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर में कांग्रेस और सीपीएम मुस्लिम वोट्स लेकर के चली जाएगी। और ये जो मुस्लिम वोट जो हाथ से स्लिप कर रहा है ममता के, उसको रोकने की कवायद है कि कल अगर चुनाव प्रचार शुरू होता है और कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट ये आरोप लगाएगी कि भाई तुम तो मोदी के एजेंडा को आप आगे लेकर के चलती हो जी, मोदी ने जो जो पॉलिसीज लगाई आपने आखिर में आपने उसको लागू करवा दिया। मोदी ने कहा कि भाई ये कृषि कानून ठीक है, आपने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार केरल में है, हमने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। हमारी सरकार पंजाब में है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस है, तो उसको इस बात को लेकर के घेरेगी कि भाई हमने पंजाब में हमारे पास सरकार है, हमने तो अपने असेंबली में उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। आपने किया, आपने नहीं किया, तो आप मोदी के साथ मिली हुई हैं जी। तो ये इस आर्गुमेंट को चुनाव में कर्टेल करने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने ये पासा फेंका है कि वो 28 तारीख को स्पेशल असेंबली सेशन बुला रही है और उसमें इन तीनों कानूनों के ऊपर जो है वो रेजोल्यूशन पास करेगी। और जैसे कि सामने आता है डॉक्टर साहब कि ममता बनर्जी वैसे तो बिल्कुल भ्रष्ट है और वैसे कहने को वो हवाई चप्पल पहनती है। इस पर दिलीप घोष ने भी चुटकी ली और कहा है कि जो बंगाल की जनता है वो अब चप्पल नहीं बल्कि जूते पहनना चाहती है। देखिए, ममता बनर्जी की एक पहले बहुत इमेज हुआ करती थी और वो हम लोगों ने भी बहुत बार लिखा है कि सफ़ेद साड़ी और हवाई चप्पल में वो ईमानदार की एक जो है प्रतिमूर्ति है ना, ऑनेस्टी की। लेकिन 10 साल में साड़ी और चप्पल तो वही रहा, लेकिन उस ईमानदारी की जो परछाई सरकार के क्रियाकलापों में होनी चाहिए वो नहीं है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप समझ लीजिए, भाई लोग कहते हैं भाई मनमोहन सिंह बड़े ईमानदार हैं, मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार हैं। भाई उनकी ईमानदारी का क्या करें, उनकी ईमानदारी का हम क्या करें? हम तो ये जानते हैं कि वो जब 10 साल के प्रधानमंत्री थे और उनके रहते हुए विश्व रिकॉर्ड टूट गया घोटाले का जी। चाहे कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो, CWG घोटाला हो, घोटालों की पूरी संख्या है, 50 से ज्यादा घोटाले हो गए। तो हम मनमोहन सिंह की ईमानदारी का क्या करें? अगर आप ईमानदार हैं और सरकार के मुखिया हैं तो आपकी ईमानदारी की परछाई सरकार के क्रियाकलापों में बिल्कुल होनी चाहिए, और अगर ये नहीं है तो ये माना जाएगा कि आप भी भ्रष्ट हैं।
आप पैसा लेते हैं नहीं लेते, क्या करते हैं, उससे इंटरेस्टेड नहीं है कोई। आम जनता के को उस भ्रष्टाचार की भुक्तभोगी है अगर वहां की जनता, तो आप भ्रष्ट हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब वहां पे कट मनी का चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है। आप अपने घर में एक बाथरूम बना रहे हैं तो उसमें भी टीएमसी को पैसे देने पड़ते हैं। तो आपने तो भ्रष्टाचार नहीं, ये पर्सनल भ्रष्टाचार का मसला नहीं है, आपने भ्रष्टाचार का एक पूरा तंत्र खड़ा कर दिया। मकान बनाने के लिए आपको पुलिस की इजाजत की जरूरत नहीं है, आपको टीएमसी के गुंडों को पैसे देने पड़ेंगे, उसको दे दीजिए तो पुलिस वाले भी नहीं आएंगे। तो आपने वो एक पूरा का पूरा नेटवर्क क्रिएट कर दिया भ्रष्टाचार का। तो जनता है, तो आप हवाई चप्पल पहन लें, इससे तो बेहतर है कि आप जो है बनारसी साड़ी पहने और जो फ्रांस का जो है सैंडल खरीद के लेकर के आए जी। और सरकार बड़ी ईमानदारी से चले, किसी को कट नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी को पैसे कोई देने की जरूरत नहीं पड़े, घूस नहीं देना पड़े, तो वो कौन बेहतर होगा? बिल्कुल। कि सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और भ्रष्ट तंत्र, या फिर आप जो है डिजाइनर साड़ी पहनिए, फ्रांस का सैंडल पहनिए और सरकार जो है वो ट्रांसपेरेंट चलाइए। तो ये तो जनता के सामने बिल्कुल साफ है। और इसलिए ये जो टीएमसी की तरफ से ये जो ममता बनर्जी की इमेज को भुनाने की जो कोशिश की जा रही है कि ममता बड़ी ईमानदार है, बहुत सिंपल रहती है, बहुत ही वो पैसे से उनको कोई मोह नहीं है, तो लोग पूछेंगे ना भाई, बिल्कुल, कि भाई सरकार बनने से पहले अभिषेक बनर्जी कहाँ रहते थे और अभी जो कलकत्ता में जो बन रहा है बिल्डिंग, तो लोग गुजरते हैं तो देखते नहीं है कि क्या महल है। तो ये सारी चीज़ें, तो जनता बेवकूफ़ नहीं है आज के ज़माने में। वो 2 सेकंड में सोशल मीडिया में सारा अभिषेक बनर्जी के घर के अंदर का सारा जो है वो फोटो सोशल मीडिया में चल जाएगा, मालूम चल जाएगा कि भाई महल में रहते हैं कि झोपड़ी में रहते हैं। ये तमाशा जो है ये सब बंद होना चाहिए राजनीति में। आप किस तरह का गवर्नमेंट दे रहे हैं, किस तरह का गवर्नेंस है, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने काम क्या किया, आपने हेल्थ के लिए क्या काम किया, आपने एजुकेशन के लिए क्या काम किया, क्या एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड कर रही हैं, भ्रष्टाचार आपने खत्म किया या नहीं किया। ये मूल चीज़ें हैं जो चुनाव में लोग जिसके बारे में सोचते हैं। जी। तो ये पैतरेबाजी जो है वो चलने वाली नहीं है। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से चुनाव आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1000 कंपनियों की तैनाती बंगाल के अंदर होनी चाहिए, दरअसल ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। बल्कि खबर नहीं, ये बहुत बड़ा संकेत है बंगाल की जनता को कि जिस सरकार के रहते शांतिपूर्ण तरीके से राज्य के अंदर चुनाव तक नहीं हो सकते, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जैसा कभी किसी राज्य में हुई ही नहीं है, वो सरकार आने वाले वक्त में जनता का भला क्या करेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।